स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग बंगाल की। बंगाल, तो बंगाल में अंग्रेज़ों ने प्रथम कोठी कब कहाँ और बनाई? तो 1651 ईस्वी में हुगली में बनाई। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मतलब बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? तो मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित शिफ्ट किया? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो शुजाउद्दीन। अगला क्वेश्चन, घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो घेरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया? मतलब मधुमक्खी से अंग्रेज़ों की तुलना किसने की? तो अलीवर्दी खान ने किया। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुआ? तो सिराजुद्दौला के समय हुआ। और ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया? मतलब ये किसने बताया? तो हॉलवेल ने बताया। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किसके मध्य हुई? तो सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। लॉर्ड क्लाइव के नाम से आप लोग जानते हैं इन्हें। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई थी? तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना 1756 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी गई? तो प्रथम सैन्य सफलता मानी गई प्लासी का युद्ध। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल नदिया जिला में है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई? तो भागीरथी नदी के तट पे हुई। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? तो ये हार गया प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को बनाया, क्योंकि सिराजुद्दौला को इसने धोखा दिया, अंग्रेजों का इसने साथ दिया। आगे देख लेते हैं, किसने कहा कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथ बेच दिया? तो के.एम. पन्नीकर साहब बोलते हैं ये चीज़, या इसने अंग्रेज़ों के हाथों बंगाल को बेच दिया। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव। इसी ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रभुत्व को स्थापित किया। विलियम पिट द्वारा कहा गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले ने प्लासी का युद्ध में विजय प्राप्त किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दिया? तो बेंसीटार्ट ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को क्रांति की संज्ञा दी, 1760 की क्रांति। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था, ये गलत है, मीर कासिम था। मीर कासिम। बक्सर
के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किस युद्ध को भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक था। इसके बाद अंग्रेज को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्राप्त होता है। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये किसने कहा? तो पी रॉबर्ट्स ने कहा। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो लॉर्ड क्लाइव के काल में 1765-67 आप देखते हैं ईस्वी के बीच में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी के संपर्क में आए। इस सिलहट बंगाल में है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो प्रथम इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके मध्य होती है? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के बीच। 12 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई? तो क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला 16 अगस्त 1765, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये दो सब हार गए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खां को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया बंगाल के लिए। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया? तो बिहार के लिए राजा सिताब राय। अब प्रमुख युद्ध तथा उनके वर्ष देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, सर्वप्रथम इधर अंग्रेज के आने के बाद एक अंबर का युद्ध होता है। ये आपको अगस्त 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य होता है। मतलब एक तरफ मुजफ्फर जंग और चंदा साहब थे, दूसरी तरफ फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अबरुद्दीन थे। प्लासी का युद्ध जानते हैं, 23 जून 1757 अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। वांडीवास का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ, जो जनवरी 1760 ईस्वी में संपन्न होता है ये युद्ध। बक्सर का युद्ध आप देखेंगे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इसमें मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 3 आदमी मिलके और अंग्रेजों के मध्य हुआ ये युद्ध। अब हम लोग नया अलग राज्य पढ़ेंगे, मैसूर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसके साथ अंग्रेज़ों का क्या संबंध था, कैसा व्यवहार रहा, ये सब। तो मैसूर विजयनगर के पतन के बाद मैसूर किस वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य बना? विजयनगर बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें आप लोग कृष्णदेव राय के बारे में सुनते होंगे। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। तो जब विजयनगर का पतन हुआ तो मैसूर किस वंश के शासन में स्वतंत्र राज्य बना? तो वाडियार वंश के शासन में। मैसूर राज्य की वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में किसके हाथ में थी? तो 18वीं शताब्दी में ये थे सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नंदराज। देवराज और नंदराज। हैदर अली डिंडुगुल का फौजदार कब बना? तो 1755 ईस्वी में। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो फ्रेंच विशेषज्ञ के सहायता से। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक कब बना? तो हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 ईस्वी में बना। फैक्ट याद रखिएगा ये सब। प्रथम अंग्रेज और मैसूर का युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में से 1769 ईस्वी के बीच चला। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? हैदर अली, अंग्रेज़ों को हरा दिया था। अगला देखेंगे, हैदर अली अंग्रेज़ों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया?
जिससे दोनों के उभयनिष्ठ शत्रु मराठा, अंग्रेज़ों का शत्रु मराठा और हैदर अली का शत्रु भी मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। मतलब एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे, अगर मराठा उन पर आक्रमण करता है तो मद्रास की संधि पे 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। अगला देखेंगे, हैदर अली ने स्वयं को मैसूर का राजा कब घोषित किया? तो 1776 ईस्वी में इसने मैसूर का राजा अपने आप को घोषित करता है। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई? 7 दिसंबर 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 1784 जो चली के पश्चात कौन सी संधि हुई? तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो ख़त्म हुआ तो इसके बाद मंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। आगे देखें हम लोग, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे देखेंगे, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? तो जनरल आयरकुट, 1 जुलाई 1781। टीपू सुल्तान, हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया? तो पोल्लीरूर में हेक्टर मुनरो की सेना को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो किसने किया? तो टीपू सुल्तान द्वारा किया गया। किस स्थान पर टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी में। टीपू ने किस वर्ष पादशाह की उपाधि धारण की? तो 1787 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि धारण किया। आगे देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1790 से 1792 तक चला। आप लोग जानते हो, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चलता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। तृतीय चला आपको 1790 से 1792 तक। और चतुर्थ चलता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अब जानते हैं मद्रास की संधि, द्वितीय मंगलौर की संधि और तृतीय आप लोग जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त होता है। आगे चले, अब आगे देखेंगे, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि वह मैसूर का शासक था। कॉर्नवालिस ने किस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी? हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में कॉर्नवालिस साहब ये चीज़ कह रहे हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो अभी बताएं 1799 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेज़ली थे उस समय। आगे देखते हैं हम लोग, टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारा गया? टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। अंग्रेज़ों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके शासक किसे बनाया? तो कृष्णराज द्वितीय को, जो वाडियार वंश का शासक था। विजयनगर के पतन के बाद वाडियार वंश ही स्वतंत्र मैसूर को स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। अंग्रेज़ों ने किस मैसूर शासक के साथ सहायक संधि किया? तो कृष्णराज द्वितीय के साथ ही सहायक संधि किया। अब आगे देख लें, मैसूर युद्ध के बारे में हम पहले आपको बता दिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास संधि द्वारा खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मैंगलोर के संधि द्वारा खत्म होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म होता है। श्रीरंगपट्टनम
सेरिंगपट्टनम की संधि द्वारा खत्म होता है युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, इसमें कोई संधि नहीं होता है क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट राज्य के बारे में जानेंगे तो अवध। अवध अगला राज्य है जो यूपी, आधुनिक यूपी मान सकते हैं आप। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां को माना जाता है। इसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। सआदत खां को किस मुगल शासक ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी। 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के बाद अवध का सम्राट कौन बनता है? तो सफदर जंग बनता है। यह अबुल मंसूर खां सआदत खां का दामाद तथा भतीजा था। अवध में लखनवी तहजीब किसके समय विकसित हुई? तो सफदर जंग के समय ही विकसित होता है, जो लखनवी तहजीब का नाम सुनते हैं आप लोग। 1754 ईस्वी में सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बना था? तो शुजा-उद-दौला बना था। चलिए नेक्स्ट। अवध के किस नवाब ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान की थी? तो शुजा-उद-दौला ने ही शाह आलम द्वितीय को शरण प्रदान किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका सहायता किया था? यह अहमद शाह अब्दाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में शुजा-उद-दौला ने किसका साथ दिया? तो मीर कासिम का। इसमें तीन शासक मिलकर लड़े थे, तीनों हार गए, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला की मृत्यु के पश्चात अवध का नवाब कौन बनता है? तो आसुफ-दौला बनता है। ये 1775 से 97 ईस्वी तक बढ़ रहा है, 1775 से 1797 तक। अवध के किस नवाब ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किया? तो आसफुद्दौला ने किया। आसुफुद्दौला। अवध के किस नवाब ने बेलेजिली के साथ सहायक संधि स्वीकार किया? तो सआदत अली खान ने स्वीकार किया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1857 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी ने किसके रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा के 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया? तो वाजिद अली शाह उस समय शासक था, तो आउटम की रिपोर्ट के आधार पर उसने अवध को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। ठीक है। अवध का कौन सा नवाब शायर और कथक नर्तक था? शायरी और कथक का नृत्य करता था, तो नवाब वाजिद अली शाह। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी को विद्रोह में 1857 ईस्वी का विद्रोह में विद्रोहियों ने किसे अवध का नवाब घोषित किया? तो बिरजिस कादरी को। कादिर वाजिद अली शाह का पुत्र को। बेगम सुमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया? तो सरधाना में, मेरठ के निकट है यह। नेक्स्ट, बेगम समरू कौन थी? तो बेगम समरू कौन थी? तो सरधाना की शासिका थी। नेक्स्ट, यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड साम्रे कौन थे? तो बेगम समरू के पति का नाम वाल्टर रेनहार्ड साम्रे था। नेक्स्ट, अब अगला बहुत महत्वपूर्ण राज्य मराठा। मराठा। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद कौन पेशवा बना? तो माधवराव 1761 से 1772 ईस्वी। माधवराव की मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद कौन पेशवा बनता है? तो उसका माधवराव का छोटा भाई नारायण राव। नारायण राव की हत्या किसने करवाई? तो रघुनाथ राव, जिसे राघोवा उसके चाचा ने ही अपने भतीजा की हत्या करवा दिया। नारायण राव की हत्या के बाद कौन पेशवा बना? तो माधव नारायण राव का पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों का मराठों ने किया। सूरत की संधि 1775 ईस्वी किसके बीच हुआ? तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो अंग्रेज का गवर्नर जनरल था उस दिन में वारेन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 ईस्वी के बीच रहा। आगे देख लें, किस संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है? तो सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 से 1805 ईस्वी तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो आर्थर बेलीजली, जिसको सहायक संधि का जनक या सहायक संधि को आगे बढ़ाने वाला माना गया। 23 सितंबर 1803 को सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को किसने पराजित किया? लॉर्ड वेलेजिली ने पराजित किया। आगे देख लें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालीन कारण बना लॉर्ड हेस्टिंग की दमनात्मक नीति। पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई किसने शुरू की? तो पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई लॉर्ड हेस्टिंग ने शुरुआत करवाई। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में किसके समय में हुई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय में हुई थी। अब आगे देख लेते हैं, मराठा तथा अंग्रेज के मध्य हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। ये बातें आप याद रखिएगा। सूरत की संधि होती है 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव तथा अंग्रेज के बीच। सालबाई की संधि 1782 में सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेज के बीच। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 1803 में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि भी 1803 में होता है, सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर तथा अंग्रेज के बीच। नागपुर की संधि 1816 में भोसले तथा अंग्रेज के बीच। नेक्स्ट आप देखिए, ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि 1817 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। एक और संधि है मंदसौर की संधि, आप देख लेंगे। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होता है, होलकर तथा अंग्रेज के बीच। ठीक है, ये मराठा का राज्य के साथ अंग्रेजों का संबंध यहीं तक था। आगे हम लोग देख लें हैदराबाद। साउथ में चले, हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र स्थापना चिनकिलीज खां ने किया। किसने किया? चिनकिलीज खां ने। चिनकिलीज खां को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जो नाम से जाना जाता है निजामुल मुल्क के नाम से। निजामुल मुल्क इसका एक अलग नाम है, चिनकिलीज खां का ही। किस मुगल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी थी? तो मोहम्मद शाह ने। साकुर, नेक्स्ट देखेंगे साकुर खेड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क और मुबरीज खां के बीच। चिनकिलीज खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? तो स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लें। अब नेक्स्ट कर्नाटक के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्नाटक, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? तो सादुल्ला खां ने किया। सादुल्ला खां ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो आराकाट में बनाई थी। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर ने कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली और उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का अधिकार छीन लिया? तो लॉर्ड वेलेजिली। इस सहायक संधि करके सबका अधिकार, सब राज्य का अधिकार अंग्रेजों में मिलाते गया। आगे रुहेलखंड की बात कर लेते हैं। अब रुहेलखंड, गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गंगा की घाटी में रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने किया। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र फर्रुखाबाद की स्थापना किया मोहम्मद खां बंगस ने। किसने किया? मोहम्मद खां बंगस ने। आगे हम लोग पंजाब
आगे देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा विरोध मराठों से मिला, उसके बाद जिससे विरोध मिलता है वो सिखों से मिलता है, पंजाब से। तो रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी तक यह पंजाब का शासक बना। तो रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 2 नवंबर 1780 ईस्वी में उसका जन्म होता है। 12 साल बाद ही वो राजगद्दी पर बैठ जाता है। रंजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? महासिंह। नेक्स्ट, महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो सुकेर चकिया मिसल से। किससे थे? सुकेर चकिया मिसल से। सुकेर चकिया। रंजीत सिंह की उम्र उस समय कितनी थी जब उनका पिता का स्वर्गवास हुआ? तो मैंने पहले भी बताया आपको 12 वर्ष। सुकेर चकिया मिसल का प्रभुत्व किस क्षेत्र में था? तो रावी व चिनाब के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में था? रावी व चिनाब के क्षेत्र में। चिनाब नदी। नेक्स्ट, महासिंह की मृत्यु के बाद शासन का कार्यभार किस माध्यम से होता था? तो महासिंह का जो मृत्यु हो जाता है उसके बाद प्रतिशासन परिषद के माध्यम से, कई लोगों के परिषद द्वारा पंजाब राज्य में शासन होता था। प्रतिशासन परिषद में कौन कौन शामिल थे? ये 1792 से 1797 ईस्वी तक यह परिषद रहा। तो रंजीत सिंह की माता एवं रंजीत सिंह की सास सदाकौर तथा दीवान लखपत राय, ये 3 लोग उस परिषद में शामिल थे। किस परिषद में? उस परिषद का नाम था प्रतिशासन परिषद। लाहौर और अमृतसर पर किस मिसल का अधिकार था? तो भंगी मिसल का। किस मिसल का अधिकार था? भंगी मिसल का। किस वर्ष जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया? तो जमान शाह पंजाब पर आक्रमण करता है 1798 ईस्वी में। जमान शाह की चिनाब नदी में गिरी तोपों को निकलवा के किसने वापस भिजवाया? तो जमान शाह का गिरा हुआ तोप को वापस रंजीत सिंह ने भिजवा दिया। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, इसने दरिया दिल्ली दिखा के उसको तोप वापस कर दिया। किस वर्ष रंजीत सिंह ने लाहौर पे अधिकार कर लिया? तो 1799 ईस्वी पर रंजीत सिंह द्वारा लाहौर पे अधिकार कर लिया गया 1799 में। नेक्स्ट, पंजाब की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर में थी। और नेक्स्ट बात करें, अपने राजनीतिक राजधानी पढ़ लिया लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट है कि पंजाब की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। पंजाब की कुल 2 राजधानी थी, एक राजनीतिक एक धार्मिक। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पुत्र मतलब पोता शाह शुजा ने। किसने किया? शाह शुजा। ये नाम याद रखेगा, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ? तो मेटकॉफ हुआ रंजीत सिंह के बीच, अंग्रेजों और पंजाब के बीच हुआ। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि कब हुआ? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को किसके बीच हुआ? तो आप जानते हैं मेटकॉफ हुआ रंजीत सिंह के बीच हुआ। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। इसका अर्थ ये हुआ कि रंजीत सिंह को एक ही आंख से दिखाई देता था। महाराजा रंजीत सिंह ने ये बात कही। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की? किससे की? नेपोलियन। विक्टर जाकमा ने। ठीक है, विक्टर जाकमा। नेक्स्ट देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिख राज्यों का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह 1843 से 1849 के बीच। अगला क्वेश्चन, पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु एक संशय है 22 को या 23 अक्टूबर 1893 में कहाँ हुई थी? तो पेरिस में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मतलब अंग्रेजों और पंजाब के बीच की युद्ध कब हुआ? तो 1845 से 1846 ईस्वी में। आगे देखेंगे लाहौर की संधि कब और किसके मध्य हुई? तो लाहौर की संधि मार्च 1846 ईस्वी में सिखों एवं अंग्रेजों के मध्य हुई। भैरोवाल की संधि कब होता है? तो भैरोवाल की संधि कब हुआ? 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग।
ये बात याद रखिएगा कि आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। आगे देख ले, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय जो सेकेंड होता है तो उसमें था लॉर्ड डलहौजी। चिलियांवाला का युद्ध कब हुआ? तो 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट, पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कब कर लिया गया? तो 1849 ईस्वी को पंजाब राज्य का विलय ब्रिटिश राज में कर दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब का विलय करने के बाद राजा दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया था? तो राजा दिलीप सिंह को इंग्लैंड में भेज दिया गया था। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई। उसमें थे पहले हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मानसेल। आगे देख लें, अमृतसर की संधि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में होता है। सतलज नदी दोनों राज्य की सीमा मान ली गई इस संधि के अनुसार। नेक्स्ट, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिसने से रणजीत सिंह इस तरह आक्रमण न कर सके। इसमें अगला बात यह थी कि सतलज के पूरब के राज्य अब अंग्रेज के पास चले गए। तीसरा, उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करने पर अथवा मित्रता के सिद्धांत को तोड़ने पर यह संधि निष्प्रभावी समझी जाएगी, मतलब यह संधि खत्म हो जाएगी अगर कोई उल्लंघन करता है इस संधि का। तो देखो, रणजीत सिंह का जीता हुआ क्षेत्र मुल्तान में विजय प्राप्त करता हुआ 1818 ईस्वी में, कश्मीर पर विजय प्राप्त करता है 1819 ईस्वी में, पेशावर 1834 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रणजीत सिंह गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग से कब और कहाँ मिले थे? 1831 ईस्वी रोपर में मिले थे। कहाँ मिले थे? रोपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि किसके बीच हुई थी? तो त्रिपक्षीय संधि ऑकलैंड, राजा रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य हुई थी। रणजीत सिंह के प्रशासन के बारे में कुछ बात करें तो रणजीत सिंह की सरकार को किस नाम से जाना जाता था? तो रणजीत सिंह की सरकार को खालसा सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने मंत्रियों का सहयोग था? तो रणजीत सिंह जो प्रशासन करता था उसमें 5 मंत्रियों का सहयोग था। अब ये 5 मंत्रियों का नाम जान लेते हैं। मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, अर्थ मंत्री, सदर ड्योढ़ी। तो उसके समय में जो थे मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन, रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र, हरि सिंह नालवा। ये 3 रक्षा मंत्री हुए उसके समय में। अर्थ मंत्री भगवान दास और एक सदर ड्योढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब के डोगरो सामंतों के किन 3 भाइयों को राजा की उपाधि दी गई थी? डोगरो सामंतों को में 3 भाई को राजा की उपाधि दी। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेता सिंह, ये तीनों भाई थे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह के प्रशासन में कितने प्रशासकीय विभाग कार्यरत थे? तो लगभग 12 विभाग कार्यरत थे। जैसे आज हम लोग देखते हैं विदेश मंत्री, प्रशासकीय मतलब प्रशासन करने वाला विभाग में, जैसे गृह मंत्री प्रशासकीय विभाग के रूप में हम जानते हैं। आगे 4 महत्वपूर्ण विभाग के बारे में जान लें। ये सब विभाग थे, प्रशासकीय विभाग थे। एक विभाग का नाम था दफ्तर अबवाब उल माल। इस विभाग में भू, राजस्व एवं अन्य आय स्रोतों का विवरण होता था। एक विभाग का नाम था दफ्तर तोहिजात। तोहिजात में इस विभाग द्वारा राज परिवार के व्यय आदि की व्यवस्था की जाती थी कि राजा का परिवार कैसे व्यय करता है, इसकी व्यवस्था दफ्तर तोहिजात में थी। तीसरा विभाग दफ्तर रोजनामचा, यह राजा के प्रतिदिन का व्यय रखता था। राजा कितना खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका खर्च ब्यौरा दफ्तर रोजनामचा रखता था। नेक्स्ट, दफ्तर मावाजाब, यह विभाग सैनिक व असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब रखता था। कौन? सैनिक व असैनिक कर्मचारियों का हिसाब रखने वाला दफ्तर मावाजाब। ठीक है। नेक्स्ट,
अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रांतों में बटे। प्रांतों में बटे सिख राज्य को किस नाम से जाना जाता था? प्रांत में बटे सिख राज्य को सूबा के नाम से जाना जाता था। आज भी आप लोग देखते हैं बात होती है, राज्य को सूबा के नाम से भी जानते हैं, जैसे बिहार सूबा, सूबे, ऐसे नाम आप सुनते होंगे, पेपर में भी कई बार आते हैं न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह के प्रशासन में कुल कितने सूबे थे? तो 4 सूबे थे। कितने? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। जैसे आप जानते हैं भारत में 28 सूबा 28 राज्य है वर्तमान समय में। प्रत्येक सूबे का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? नाजिम। जैसे अभी मुख्यमंत्री कहलाते, उस समय नाजिम कहलाते थे। सूबे का बंटवारा किस में किया गया? तो परगने में। आज आधुनिक रूप में आप देखते हैं सूबे राज्य का बंटवारा जिलों में किया जाता है। परगने का प्रमुख कौन होता था? कारदार होता था। अभी डीएम, कलेक्टर जिले का प्रमुख होते हैं, उसी अनुसार आप इनको इस कारदार से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कारदार का मुख्य कार्य क्या होता था? शांति व्यवस्था के साथ राजस्व की एकत्रित करना। अभी भी डीएम का काम, कलेक्टर का काम शांति व्यवस्था को बनाए रखना और कर संग्रहण का होता है, आप लोग जानते हैं। परगनों का बंटवारा किस में हुआ? तालुक में। किस में हुआ? तालुक में। प्रत्येक तालुक में कितने मौजे गांव होते थे? तो 50 से 100 गांव। आज आप लोग अभी भी परगना के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो ब्लॉक के, अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ब्लॉक होते हैं कई सारे, एक ब्लॉक में कई सारे गांव होती है, तो इस हिसाब से आप एक जोड़ के देख सकते हैं। प्रशासन की सबसे इकाई कौन होती है? तो मौजा या गांव। अभी भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है। ठीक है, समाप्त। कल हम लोग 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। कल की क्लास में हम लोग 18